अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और स्पेशल प्रोग्राम है स्पोर्ट्स वन का। ये जो वर्ल्ड कप के शुरू में हमने शुरू किया था, वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ था 17 अक्टूबर से, जब क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट हुए थे इनफैक्ट, जिनका कि आज आखिरी रोज़ है, उन सब पर मैचों पर हम बात करेंगे। अभी जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि नमीबिया की टीम खेल रही है आयरलैंड से। ये आखिरी पेनल्टीमेट मैच है, सेकंड लास्ट मैच है ऑफ द क्वालिफाइंग स्टेज। इसके बाद आज मुकाबला होगा श्रीलंका और नेदरलैंड्स का। इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है वो ये है कि श्रीलंका की टीम अपने पॉइंट्स अपने टेबल में टॉप पर है। 2 मैचेस खेलकर 2 फतूहात उन्होंने समेटी हैं और आज वो अपना आखिरी मैच खेलेंगे नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़। तो उसके बाद सूरत हाल तो वाज़ेह हो गई है, श्रीलंका की टीम थ्रू कर गई है क्वालिफाई जो मेन राउंड है उसके लिए। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई, जो सबसे आउटस्टैंडिंग बात हुई, वो स्कॉटलैंड का क्वालिफाई करना है। 3 मैचेस खेलकर 3 फतूहात स्कॉटलैंड ने समेटी। कल भी उन्होंने एक मैच खेला था, उस पर भी हम बात करेंगे। और कल पापा न्यू गिनी और बांग्लादेश का भी मुकाबला हुआ था, उसमें बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की थी, 1 साइडेड विक्ट्री इट वाज, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो अब मेन राउंड शुरू होगा जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला होगा भारत से, उस पर ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। बल्कि न्यूज़ वन टीवी की तरफ से उस पर एक ट्रांसमिशन भी की जाएगी प्री मैच और प्री डे, एक दिन पहले यानी कि कल। और उसके अलावा अगले रोज़ जब मुकाबला शुरू होगा इतवार के रोज़, इंडिया और पाकिस्तान की टीम मध्य मुकाबले होंगी। अब मैं चलता हूं अपने गेस्ट की तरफ, जो कि आपको मालूम है अब तक शोएब मोहम्मद साहब हैं। ये इतने आम शख्सियत नहीं है, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेले, पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेले, लेकिन बहुत खूब खेले। पाकिस्तान के कई रिकॉर्ड्स, मैं अभी देख रहा था, एक लिस्ट है पूरी ऑफ रिकॉर्ड्स, तकरीबन 15 रिकॉर्ड्स हैं इनके पास या इनके ख़ानदान के पास। और मैं तो इनको कहता हूँ चैम्पियन सेलेक्टर, क्योंकि ये उस टीम के सेलेक्टर थे जिसने 2009 में वर्ल्ड T20 कप जीता था। पाकिस्तान ने जब कामयाबी हासिल की थी यूनुस खान की क़यादत में, श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने फाइनल में मैच जीता था। शाहिद अफरीदी उसके मैन ऑफ द मैच बने थे। उस टीम को सेलेक्ट करने वाले एक सेलेक्टर ये भी थे। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, ज़बरदस्त खैरियत से। आप कैसे हैं? बस आपका रिकॉर्ड मैं आज ही बता दूं कोई? अरे रहने दे, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं आज। चलें आज प्रोग्राम शुरू करते हैं। कल जो मुकाबला हम देख रहे थे, अभी भी एक मुकाबला चल रहा है नमीबिया आयरलैंड का, लेकिन कल जो आप मैच देख रहे थे उसमें बांग्लादेश और पापा न्यू गिनी, बांग्लादेश आसानी से जीत गया। नेचुरली एक बांग्लादेश की टीम एक प्रोफेशनल टीम है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी, इंडिया और इन टीमों को हरा भी चुके हैं। मतलब बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, बड़े स्टेज के ऊपर उन्होंने दे हैव प्रूव द वर्ल्ड कि जहाँ एक टीम की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जिसे एक्सपेक्ट नहीं करा जा रहा था, दे हैड मेड इट हैपन फॉर देमसेल्फ, विच इज़ समथिंग ग्रेट। इसलिए कि बांग्लादेश की टीम इतनी ग्रेट टीम पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन ऑल सेड एंड डन, अब ये है कि अब इनको एक ये मौका मिला। नेचुरली ये कल वाला मैच तो उनके लिए बहुत वॉक ओवर था। 181 रन उन्होंने किए। महमूदुल्लाह जो उनके कैप्टन भी हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने 50 ऑड रन किए। लेकिन ये कि 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से उन्होंने 28 डिलीवरीज के अंदर उन्होंने ये 50 ऑड रन किए और उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट दूसरे उससे मिला। लेकिन ये कि उनके जो मुशफिकुर रहीम और इस तरह के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, और भी इनके बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो इतना कल नहीं चल सके। उसका रीज़न शायद ये होगा कि एक वीकर टीम के अगेंस्ट दे वांटेड टू स्कोर अ बिग सेट अ बिग टारगेट फॉर देम। लेकिन ये कि उसके अंदर विकेटें उन्होंने लूज़ कर दी। और ये मैच ऐसी जगह के ऊपर भी हो रहा है कि जहाँ विकेट जो हैं यूएई, मेरे ख्याल ओमान में हो रहा था शायद, तो वहाँ की पिच के ऊपर थोड़ा सा ग्रास भी थी और इतना ज़्यादा वो नहीं शायद हेल्प मिल रही थी। लेकिन 97 रन्स के ऊपर पापा न्यू गिनी की टीम को उन्होंने बोल्ड आउट कर दिया, विच इज़ ये भी उनके लिए भी क्रेडिट है कि एक टीम जो कि ऑल्दो के क्लब जैसी टीम लग रही थी। कल भी कहा था क्लब लेवल की। हाँ, इसलिए कि वो जिस तरह उनके बैट्समैनों का जो रिएक्शन था बॉल से रिलीज होने और बल्ले में लगने में, जिस तरह वो लेट खेल रहे थे, लेट जजमेंट हो रही थी, वो चीज़ से समझ आ रही थी कि ये चीज़ें उनको उनके जो स्टैंडर्ड जो भी है उससे थोड़ा सा अप स्टेज के ऊपर है। तो इसकी वजह से वो उनकी टीम नहीं कर सकी। एक
आप एक और ये चीज़ देखें कि इसमें ज़्यादातर सारे जो हैं वो गोरे ज़्यादातर उसके अंदर टीम में हैं। ज़्यादा ऐसा पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के कहीं करीब का एरिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के करीब में है, तो जहाँ से हमारे पाकिस्तानी या इंडियंस वहाँ नहीं अपना वो कर सके हैं, वरना यहाँ भी इनकी टीम में कहीं तो ऐसी जगह है, कोई जगह तो है। तो अब दिस इज़ वन पॉइंट के जहाँ हमारे प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिल रहा वहाँ भी जाके अपने ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान में एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान अभी वो तो खैर सेकंड स्टेज की टीमें हैं, मलावी है, यूएसए है। मलावी का कैप्टन इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा। उसका नाम है मौज़म उनका नाम है, और वो कराची से ही है, क्लब भी खेला, अंडर 19 भी खेला। अच्छा। और वो कैप्टनसी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, तो मलावी तक पहुंचे में पाकिस्तान। नहीं बिल्कुल, इसे कि अब वर्ल्ड के सिनारियो में ओवरऑल क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, और वहाँ से दूसरी टीमों के जो बोर्ड्स हैं वो वेलकम भी कर रहे हैं बाहर से जो मुल्कों के जो प्लेयर हैं, जैसे कि अपने टीम को वो एलिवेट करना चाहते हैं, ऊपर लाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा मौका है कि बहुत से प्लेयर, हर कोई अपनी कंट्री से नहीं खेल सकता, मेड भी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और एनी अदर टीम। तो ये दुनिया में लाखों प्लेयर खेलते हैं, तो नेचुरली वो उनको कहीं ना कहीं फिट इन होना होता है, और फिर उनके लिए बिल्कुल ब्रेड एंड बटर फॉर लाइफ टाइम हो सकता है कि ये इस तरह से, विच इज समथिंग ग्रेट जो आईसीसी कर रही है। देखें, ये इस प्रोग्राम में हम करते रहेंगे बात उन नेशंस की भी जो उभर रही हैं अभी, क्योंकि एक तो मेरा अपना शौक़ भी है, मैं ख़ुद भी काम कर चुका हूँ बाहर, लेकिन शोएब मोहम्मद साहब जो है ना 2007-8 में अमेरिका लेकर गए थे एक टीम, और इन्होंने सिलसिला वहाँ शुरू किया। अमेरिका में जो क्रिकेट शुरू हुई है वैसे तो 1845 में शुरू हुई थी, लेकिन जो स्टार्ट हुई है वो 2007-8 से हुई है। जो यूएस ओपन एक था, तो उसका भी सेहरा शोएब भाई आपको कहीं कहीं जाता है। नहीं बेशक, वो पूरी पाकिस्तान टीम हम यहाँ से लेकर गए, जिसमें जावेद मियां साहब, इमरान फरहत, इमरान नज़ीर वगैरह, ये सारे सब प्लेयर्स थे। लेकिन वहाँ से इंडिया की भी टीम आई हुई थी, वेस्ट इंडीज़ की टीम थी और कनाडा की टीम थी, तो इनका आपस में मुकाबला हुआ और बहुत ज़बरदस्त वो सेटअप हुआ। वो फर्स्ट टाइम हुआ बावर्ड काउंटी, जहाँ बाद में इंडिया ने वहाँ इंटरनेशनल मैच भी खेला अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ये उसी ग्राउंड के ऊपर स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि कल हमने इसके ऊपर थोड़ी बात की थी, तो हफ्जाबाद में इन्होंने एक टूर्नामेंट कराया, उसमें से एक टीम सेलेक्ट करनी थी, जिसके लिए मुझे उन्होंने चीफ सेलेक्टर बना के, एक ही सेलेक्टर था, तो मैंने वहाँ जाके, उन्होंने क्या किया है कि वो टीम के प्लेयरों को सिलेक्शन वगैरह करके अब मैंने नाम उनको वहाँ भेज दिए। अब वो वहाँ डिफरेंट लीग, कनाडा, वेस्ट इंडियन और कैनेडियन और यूएस की जो लीग्स हैं उसमें उन प्लेयरों को फिट इन करेंगे, और उसमें से 2 प्लेयर यूएस के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, विच इज़ समथिंग ग्रेट के जो बहुत अच्छे जो प्लेयर होंगे वो ऑटोमेटिकली उनको वहाँ हेल्प करेंगे फिट इन करने के लिए यूएस टीम में, और दूसरे प्लेयर सुपर लीग्स वगैरह में खेलते रहेंगे। तो ये वो प्लेयरों के लिए, हालांकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुझे तो अफसोस होगा अगर वो पाकिस्तान से उसमें से 5-6 प्लेयर ऐसे हैं कि वो ईज़िली वॉक इन कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, लेकिन उनको अभी यहाँ मौका नहीं मिल रहा। लेकिन उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है कि वो अच्छे प्लेयर पिक एंड चूज़ करके, और इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने मेरे ऊपर रिलाई किया ऑल द वे फ्रॉम यहाँ से वहाँ भिजवा के, लेकिन ये कि आई एम श्योर दोज प्लेयर्स आर गोना डू वंडर्स इन टाइम्स टू कम। मोहम्मद अहमद कुरैशी साहब जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, वही कर रहे हैं ना, जी अफजाल कुरैशी साहब, चले उनको भी गुड लक। ये जो परफॉर्मेंस हुई इसमें बॉलर जो शकीबुल हसन है, उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए 4 ओवर में, और 4 खिलाड़ी आउट किए। जी हाँ, कल हम देख रहे थे जब हम लाइव प्रोग्राम कर रहे थे, उस वक्त उनका मैच चल ही रहा था, और बेसिकली ही वाज प्लेइंग विद दोज बैट्समैन, इसलिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल, ही हैड बीन वन ऑफ द टॉप रैंक्ड ऑलराउंडर्स शाकिब जो हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस उनकी बॉलिंग से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरह आउट करने के बाद दे वर नो हरिडनेस या कोई ऐसा कोई जुबिलेशन के ये आउट कर दिया, उससे ये चीज़ करते थे सर रिचर्ड हैडली, आउट करके कोई इतना ज़्यादा कि भाई ठीक है, या बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि बैट्समैन बीट हो रहा है या एज लगी, कैच छूट गया, तो लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बॉडी जेस्चर्स देते हैं। तो ये दिस शोज़ द मार्क ऑफ द मैन कि सर रिचर्ड हैडली का ये होता था कि ठीक है, मैं अभी नहीं हुआ या कैच गिर गया, कोई बात नहीं, मैं आई एम अ बिगर बॉलर देन द बैट्समैन, आई एम गोना गेट हिम। अच्छा, मैं रिचर्ड हैडली के बारे में आपको एक बात बताता हूं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, इससे ऑफ द कफ है। रमीज राजा साहब को मैं सुन रहा था अभी, अच्छा, कोई पुराना उनका क्लिप था, उसमें उन्होंने कहा कि रिचर्ड हैडली
बॉलिंग कर रहे थे, हाँ। मैं बैटिंग कर रहा था। अच्छा। इमरान खान साहब ने कहा कि ये बड़ा डरपोक बॉलर है। अच्छा। ये बोला उन्होंने, हाँ। ये डरपोक बॉलर है, इसको अगर तुमने एक पुल मार दी ना, हाँ। फिर ये तुम्हें बाउंसर नहीं करेगा। ऐसे थे रिचर्ड हेडली। 431 टेस्ट विकेट्स हैं उनकी। जी जी, बहुत मैंने देखें दो सबसे दुनिया में सारे दुनिया के टॉप मोस्ट फास्टेस्ट बॉलर्स और क्लास एक्ट बॉलर्स दोनों को खेला है। जैसे कि फास्ट बॉलर ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का बेस्ट बॉलर हो, इसी तरह ये रिचर्ड चलें, ये हेडली ब्रेक, आते हैं। यहाँ ये ब्रेक लेता हूँ। अच्छा। ब्रेक के बाद आके इसको आप अच्छा, कंटिन्यू ओके। कीजिएगा। रिचर्ड हेडली, द ग्रेट रिचर्ड हेडली ऑफ द न्यूजीलैंड, जिन्होंने 431 टेस्ट विकेट्स हासिल किए, उनका एक वाकया मैंने शेयर किया है, उसको ये तसी करें या जो भी शोएब मोहम्मद करें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मैं तो किस्से सुन रहा था ब्रेक में शोएब मोहम्मद साहब से, और इतने ज़बरदस्त किस्से रिचर्ड हेडली से शुरू हुए और इमरान खान और विव रिचर्ड्स और पता नहीं क्या क्या। शोएब भाई, आप बता रहे थे मुझे वो किस्सा के जो हम बॉलर थे वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के बॉलर जिनकी हम बात कर रहे थे, रिचर्ड हेडली, क्या वो डरपोक थे? नहीं, देखिए वो बहुत क्लास एक्ट बॉलर डेफिनेटली थे और उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को हर जगह हर टाइप की विकेटों के ऊपर आउट किया। लेकिन देखिए उनकी स्ट्रैटेजी जो ये होती थी, उनकी टीम इसलिए एकदम चढ़ जाती थी कि वो सर रिचर्ड हेडली को विकेट वो ब्रेक थ्रू देते थे और वो फिर एकदम उनकी टीम हावी हो जाती थी सामने वाली टीम पे। स्पेशली जो सीम बॉलिंग को अच्छा नहीं खेलते थे वो तो बिल्कुल ही गिर जाते थे। तो हमने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी कि इनको विकेट नहीं देनी है। तो शुरू में जब मैं पहला टेस्ट मैच खेला 91 में शायद, तो मैंने वो जाते के साथ ही मैं वन डाउन किया था। तो पहले ही शुरू में 1-2 रन पे कोई आउट हो गया तो मैं गया अंदर, तो बाउंसर आई, मैंने चौका मारा। मेरे 34 में 7 चौके थे सारे, वो डैनी मॉरिसन और ये बाउंसर करे जा रहे हैं। और मेरा हुक शॉट की मुझे ज़रा प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा की हुई थी, तो वो चौके पे चौके लगते चले एकदम से। तो फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने 50 किए, फिर 163 की इनिंग्स मेरी हुई और फिर उसके फॉलोइंग टेस्ट मैच में भी अगेंस्ट सर रिचर्ड हेडली सेंचुरी हुई। लेकिन बात यह है कि वो और इमरान खान और कपिल देव उन दिनों एक ही स्टैचर के बॉलर्स माने जाते थे, नाम था गुड ऑलराउंडर, तीनों ऑलराउंडर भी थे, नॉट ओनली फास्ट बॉलर्स। तो वो नेचुरली एक प्रोफेशनल जेलसी भी होती थी। लेकिन इमरान भाई का ये था कि वो हमेशा हमारे प्लेयरों को वो कहते थे कि ये बॉलर कुछ भी नहीं है और तुम इससे ज़्यादा अच्छे प्लेयर हो या इसको उड़ा के रख दोगे। उनकी जो मोटिवेशनल जो किक होती थी वो देने की कोशिश करते थे ताकि ये कि बैट्समैन ज़रा उन पे हावी रहे। चले अब आ जाते हैं अब स्कॉटलैंड वर्सेस जो मैच हुआ था, स्कॉटलैंड ने जीता। स्कॉटलैंड 3 मुकाबले खेला है और तीनों ही मैच जीता है। ओमान को शिकस्त दी थी स्कॉटलैंड ने। ओमान ने 122 रन बनाए थे और स्कॉटलैंड ने 2 विकेटों पर 123 रन बनाए। स्कॉटलैंड की आपको उठान कैसी लग रही है? अच्छी टीम है। देखिए, बीइंग यूके में खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं, उनका माइंडसेट, प्रोफेशनलिज्म और हर सैटरडे संडेज़ को क्रिकेट खेलना, ये तमाम चीज़ें प्लस पॉइंट है। फिर वो इंग्लैंड की टीम को भी देखते हैं, फॉलो भी करते होंगे और दूसरी टीमों को भी, लेकिन ऑटोमेटिकली उनके बैकयार्ड में इंग्लैंड की टीम खेलती है, उन्हीं के प्लेयरों के साथ ये मिक्सअप भी होते हैं और खेल को अपना नेचुरली उठाने की कोशिश करते हैं। ओ ब्रायन वगैरह जो फैमिली के जो इनके पहले जो प्लेयर्स थे, वो मेरे ख्याल आयरलैंड के, वो आयरलैंड के थे। लेकिन हाँ जी, वो दोनों भाई उनके प्लेयर थे। लेकिन ये कि ओवरऑल ये दोनों टीमें मोर और लेस समवॉट सिमिलर। वहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट हमारे मकसूद अहमद जो ज़हीर अब्बास साहब के साथ एक खेला करते थे, वो बहुत काफ़ी अरसे वहाँ मसूद चिक साहब नहीं, मसूद चिक नहीं, दूसरे एक और मसूद कुछ नाम था उनका। मेरा मतलब है कि बहुत अरसे से वहाँ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जाके खेलते हैं और जब जहाँ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जाते हैं उनका गेम इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है उस टीम का कि हाई क्लास क्रिकेट खेलते हैं बैट्समैन या बॉलर हो। आप ये देखें, इंग्लैंड की टीम के अंदर पहले 2 ओवरसीज़ अलाउ थे, अब उन्होंने 1 अलाउ कर दिया था, कुछ अर्सा पहले की बात कर रहा हूँ। इसलिए कि सारे हाईएस्ट रन गेटर, हाईएस्ट विकेट टेकर्स
फॉरेनर होते थे जो हाँ, बाहर से उनका प्लेयर हुआ करते, तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी देखी कि यार यहाँ तो हमारा तो प्लेयर उठ ही नहीं रहा, नाम ही नहीं बना पा रहा, तो इसलिए कप्तान उन्होंने भी फिर वन ओवरसीज प्लेयर का ये अप्लाई किया रूल, और उनके फिर प्लेयरों ने ऊपर आना शुरू कर दिया। तो ये इंग्लैंड की टीम का जो माइंडसेट था। लेकिन स्कॉटलैंड की टीम एक रीजनेबली गुड टीम है, लेकिन इट वुड ऑलवेज कम आफ्टर बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड एंड देन कम से कम उस इलाके में अब क्रिकेट तो चलेगी, जी अच्छी बेहतर होगी जी क्रिकेट। हाँ जी हाँ। अब पाकिस्तान से इनका मैच होगा, ये पाकिस्तान के पूल में आए हैं स्कॉटलैंड। तो पाकिस्तान के हिसाब से तो खैर अभी कुछ नहीं कह सकते, पाकिस्तान का तो बड़ा मुकाबला है। पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, अब स्कॉटलैंड और एक टीम ने अभी और भी आना है। हाँ। तो पाकिस्तान का ग्रुप 2 है सुपर 12 का। सुपर 12 के भी 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है। A1 और B2 है, A1 B2 का फैसला होना है। इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और एक टीम B1 है जिसको ग्रुप 2 में आना है, सुपर 12 के ग्रुप 2 में। ये शुरू कैसे हुआ था सिलसिला कि 8 टीम्स जो बाहर थीं टॉप रैंक से, उनके मुकाबले हुए थे श्रीलंका, आयरलैंड, नेदरलैंड्स और नामीबिया। एक ग्रुप में बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, पापा न्यू गिनी और ओमान। यहाँ से 4 टीम्स, 2 टीम्स पर ग्रुप क्वालिफाई करेंगी आगे वर्ल्ड कप के लिए, और ये फैसला कल हो जाएगा, इनफैक्ट आज हो जाएगा, 22 अक्टूबर है आज। और आज मुकाबला नामीबिया और आयरलैंड का इस वक्त जारी है, और श्रीलंका और नेदरलैंड्स अपना मुकाबला करेंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे वक्त है। तो अब ये फैसला हो जाएगा, फिर वो बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान और भारत का, उस पर बात क्यों ना हो, कैसे ना हो। आज मैं सुन रहा था अजिंक्य रहाणे जो इनके टेस्ट की कप्तानी भी कर चुके हैं, वो बड़ी उन्होंने बातें की। उन्होंने ये कहा कि उनकी टॉप 4 उन्होंने बता दी आज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, ये टॉप 4 की टीम्स हैं उनकी। आप क्या कहते हैं? अभी खैर जल्दी है बहुत कहना। नेचुरली अब ये 4 नाम ही लेने हैं ना। हाँ। अब ना कहीं लिखा है कि ये 4 हैं। एक इंसान अपने माइंडसेट से भी एक टीम के ऊपर ट्रस्ट करता है, इस वो ट्रस्ट की वजह से ये बात करता है एक प्लेयर कोई भी हो, कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उनके प्लेयरों का जो करंट फॉर्म, उनकी बैक टू बैक विन्स, और उनका जो माइंडसेट है स्ट्रॉन्ग है। कि अब वेस्ट इंडीज़ का कोई नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? उसमें गेल भी है और ये तमाम चीज़ें, लेकिन नाम कोई भी नहीं ले रहा। चैंपियन टीम है और चैंपियन, बिल्कुल नाम नहीं ले रहा कोई, इसलिए कि उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है किसी प्लेयर का, किसी टीम का। ओनली द वेस्ट इंडियन प्लेयर्स आर प्रॉब्ली बैकिंग द वेस्ट इंडियन साइड। बात यह है कि इस करंट फॉर्म के अंदर, करंट सेटअप के अंदर बहुत अच्छी ये ही टीमें हैं। पाकिस्तान, इंडिया का, पाकिस्तान का कुछ पता नहीं होता कि किस दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायरवर्क्स उनके बल्लों से या बॉलों से निकलना शुरू हो जाए। एक फील्डिंग का भी कुछ पता नहीं होता, इसलिए कि स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन दे आर केपेबल ऑफ डूइंग सच हीरोइक्स टाइम एंड अगेन ऑन द गिवन डे, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी के अंदर वो हुआ। तो बाकी इंडिया का एक सेट पैटर्न के ऊपर चलते हैं, बहुत प्रोफेशनलिज्म, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ है। कोहली के ऊपर आज वो एक जगह बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि वो उनके जो कोच थे वो भी साथ थे। तो वो बात यह है कि एक आइंग टू एलिवेट योर ओन सेल्फ, आइंग फॉर द बिगर स्टेज। जितना बड़ा प्लेयर होगा वो बड़ा स्टेज के ऊपर अपने आप को प्रूव करना चाहता है। वो ऑर्डिनरी मैच के अंदर उसकी वो माइंडसेट थिंकिंग नहीं आती है। विराट कोहली ने क्या सोच के ये फैसला किया कि वो कप्तानी अब नहीं करेंगे इंडिया की T20 टीम की? देखें उसका रीज़न, कप्तानी जब उन्होंने आए थे बहुत ईगर थे, ही वांटेड टू मेक थिंग्स हैपन फॉर इंडिया, लेकिन उनका काफ़ी अरसे से उनकी तरफ से कोई सेंचुरी नहीं आ रही, और बहुत सी चीज़ें, कुछ प्रेशर जो हैं आउटसाइड मीडिया का अलग प्रेशर कि जी स्कोर नहीं कर रहे। कुछ पिछले दिनों कुछ मैचेस हार भी गए कुछ टीमों के आगे, ऑस्ट्रेलिया से मेरा ख्याल। ऑस्ट्रेलिया में ये जब चले गए थे तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जीतना शुरू किया था इंडिया। जी एग्जैक्टली। तो जब उनके वहाँ बेबी का वो गुड न्यूज़ आई थी तो उन्होंने छोड़ना पड़ा था सीरीज़। तो बात यह है कि तो और इवन बोर्ड के अंदर जब एक दफ़ा बैक बाइटिंग या इस तरह की बिकरिंग शुरू हो जाए किसी एक प्लेयर के ऊपर, तो वो प्रेशर अलग होता है। फिर बैटिंग का अगर बड़ा स्कोर ना आ रहा हो
तो इस वजह से मोस्ट लाइकली ये उनकी अपनी नहीं चॉइस होगी, वो अभी उनको आउटसाइड फोर्स से ये फील हो रहा होगा कि ये मुझे हटा देंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि माइट एज वेल ये डिसीजन मैं खुद ले लूँ इससे पहले कि इम्प्लीमेंट किया जाए, हथौड़ा सर के ऊपर मारा जाए। तो वो बड़े नाम के साथ, तो मेरा अंदाज़ा है ये इट्स जस्ट एन अजम्पशन, लेकिन दिस इज़ आई रेकन के ये दिस कुड बी द कोर रीज़न। ये भी रीज़न हो सकता है, और भी एक रीज़न हो सकता है कि उनको शायद जो एक्स प्लेयर्स, मैंने खुद सुनील गावस्कर को सुना था, उन्होंने क्या कहा था उस वाक़े पे जो कोहली छोड़ कर गए थे ऑस्ट्रेलिया, अपनी यू नो हिज वाइफ वाज इन द फैमिली वे, तो इस वजह से वो गए थे, लेकिन उसको हल्की सी तनकीद का निशाना बना था। मैं बताऊंगा आपको इस ब्रेक के बाद। खुशामदीद स्पोर्ट्स वन में एक मरतबा फिर बात चल रही थी वर्ल्ड कप की, लेकिन बात चलते चलते पहुंची विराट कोहली साहब पे। विराट कोहली साहब जो अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे इससे पहले इंडिया की टीम, तो वो वापस आ गए थे पहले टेस्ट के बाद। उस पर शोएब मोहम्मद साहब का कहना है कि शायद ये वजह हो सकती है। मुझे एक वाक़या याद आया था जो गावस्कर साहब ने सुनाया, शोएब भाई आपको भी मैंने अभी सुनाया वो वाक़या। तो उनका कहने का मकसद तो ये है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ, गंगुली के साथ भी ऐसा हुआ, द्रविड़ के साथ भी ऐसा हुआ, धोनी के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन वो सब स्टिक किया उन्होंने नेशनल ड्यूटी पर। तो शायद ये वजह है कि कोहली छोड़ के चले गए, तो शायद ये बात हो। बिल्कुल, उन्होंने दबे अल्फाजों में ऑल ग्रेट प्लेयर्स के नाम लिए कि ये भी उसी स्टेचर के अपने उस वक्त कंट्री के टॉप मोस्ट प्लेयर्स में से थे, हैपनिंग प्लेयर्स थे, बट येट दे सेक्रीफाइस्ड फॉर द कंट्री बाय नॉट गोइंग टू सी देयर न्यूबॉर्न बेबी। लेकिन इसमें उन्होंने कहा उनकी अपनी मर्जी है, और प्रोफेशनलिज्म तो यही होता है। उन्होंने कोशिश इन सारे लोगों ने की होगी अपने तरीके से, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। लेकिन अभी के सिनारियो ये देखें कि जिस वक्त ये शादी भी इनकी हुई, और जब तो वो शेड अबव द रेस्ट माने जा रहे थे इंडिया की टीम के प्लेयरों में से, इसलिए कि जो परफॉर्मेंसेज आ रही थी और वो तमाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज दी उन्होंने, तो उससे शायद बोर्ड भी थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आया हुआ होगा, और उनके इस कहने के ऊपर वो मना नहीं कर सके। इसलिए कि अब हो सकता है कि जब थोड़ी सी वीकर पोजीशन हुई, जब लेस परफॉर्मेंसेज हुई, तो अब ये कि आज अगर उन्होंने ये बात की होती तो शायद बोर्ड स्ट्रिक्ट हो जाता है, उस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स लेता। मेरा अंदाज़ा है कि अब परफॉर्मेंस के ऊपर बाज़ दफ़ा प्लेयर्स जो हैं वो बोर्ड के ऊपर हावी हो जाते हैं। ऑल्दो कि ये ग्रेट प्लेयर्स की जिस तरह गावस्कर साहब ने बात की, वो भी बहुत ग्रेट प्लेयर्स रहे ऑफ कोर्स, परफॉर्मेंसेस भी, लेकिन उन्होंने, मेरा अंदाज़ा है कि अपनी कंट्री को बोर्ड ने उस वक्त ज़्यादा अहमियत दी, और इस दफ़ा बोर्ड थोड़ा सा नरम पड़ गया डिसीजन लेने में। इंडिया पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। जी हाँ, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी इसी तरह की बहुत सी दफ़ा वाइफ्स को मना करते हैं, और बाज़ प्लेयर्स जब थोड़ा सा स्ट्रांगली आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है जी अब ट्रैवल करेंगे। तो ये बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है, और बाज़ कंट्री में ये इशू ही नहीं है। ये जैसे बाहर की कंट्री, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड वगैरह या ऑस्ट्रेलिया वाला, इन लोग के ये इशू ही नहीं होते कि जी ये कोई मैटर है। ये हम लोग ने मैटर क्रिएट किया हुआ है, सेल्फ क्रिएटेड मैटर है, और इसके ऊपर पाकिस्तान या दूसरी कंट्री के जो इंडिया वाले, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट मेजर्स। आज रमीज राजा साहब ने बात की है पाकिस्तान टीम से, उन्होंने खिताब किया है टीम को मोटिवेट करने के लिए। इंडिया से मैच है पाकिस्तान का पहला, खुल के खेलिएगा, बगैर डरे खेलिएगा। रमीज राजा साहब को ये करना चाहिए था। बीइंग एक्स प्लेयर एंड बीइंग चेयरमैन तो नहीं, वो एज अ प्लेयर बात ज़रूर कर रहे होंगे। और T20 मैचेस खेले हैं वो पाकिस्तान से। नहीं, वो बात नहीं है। अब लेट्स सपोज कि अगर इमरान खान साहब आते हैं, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा उनको रमीज के साथ, नहीं बिल्कुल अलग है, लेकिन वो एक बड़ी अथॉरिटी, एक बोर्ड को गवर्न करने वाली बॉडी है एज अ चेयरमैन। तो वो वॉक इन तो अंदर कॉरिडोर में, ड्रेसिंग रूम के अंदर आ सकते हैं, लेकिन बात यही है कि वो एज अ प्लेयर सिर्फ एक मोटिवेशनल किक देने के लिए ज़रूरी नहीं होता। बाहर के बोर्ड जिस तरह नहीं करते। अफरीदी से बड़ा कौन सा प्लेयर है आपका T20 का, वो करते अगर ये बात?
उनको अगर बुला लिया जाता। अच्छा जल्दी से मैं- मैं मेरा आपको ये- बताऊं, मेरा ये नहीं वो कुछ आपका point है। बात सही है। देखिए मेंटोर जो होता है ना, जैसे अमेरिका में बास्केटबॉल की टीम के अंदर कोई बहुत बड़ा जो जायंट किस्म का जो प्लेयर या नाम होता है, उसको आके एक पेप टॉक के लिए 15 मिनट की वो टॉक दिया करते हैं, तो जो पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं फॉलो अप करती, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि उस फील्ड का भी प्लेयर हो, बाज़ दफ़ा ये होता है वो उस फील्ड का, जैसे जहांगीर खान साहब हैं, वो कोई मोटिवेशनल स्पीच देंगे कि भाई मैंने जो हराया या जो भी चीज़ बात करेंगे, तो उससे इंस्पायर होंगे प्लेयर्स कि यार कंट्री के लिए देखो इस प्लेयर ने क्या क्या किया, और ऐसा मैच आखिर तक दर्द भी था लेकिन खेला, या मेडल्स और कप लिए और ब्रिटिश ओपन और तमाम दुनिया में चीज़ें अचीव करी। वो अपनी कंट्री के लिए, कंट्री के फ्लैग को मोटिवेशनल जो स्पीचेस जो होती हैं, लेकिन इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम आइकॉनिक लेजेंडरी प्लेयर, तो वो बहुत मैटर करती हैं। जैसे पूरे अमेरिका में ये स्टैंडर्ड है, रमीज ये राजा सिर्फ कंट्री के लिए नहीं, आम इवन दूसरे जो उनके जो यूएफए लीग वगैरह जो होते हैं मैचेस, उसमें भी। इसीलिए आप देखें इंडिया ने क्या किया, धोनी को लेके गए ना एज अ मैं मेंटर। यही कह रहा हूँ, देखिए बात बुरी लगती है, सुनने में लगती है, मैं कह देता हूँ रमीज राजा इज नॉट एन आइकॉनिक क्रिकेट प्लेयर, दिस इज अ फैक्ट। आप ना कहें, हाँ ना कहें, देख उनसे अगर कोई मोटिवेशन स्पीच सुनेगा तो वो बॉस टू नहीं आसिफ भाई, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई कंप्लीट स्पीच करी हो। हाँ। एक सिर्फ शाबाशी देने के लिए, एक उनको बकअप करने के लिए हो सकता है, इट वाज मेयर 45 सेकंड और अ मिनट टॉक, पेप टॉक, हाँ ये अच्छा खेलना है, शाबाश, हिम्मत नहीं आनी है, बड़ा मैच है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसी में तुम हीरो बनोगे, आधा मिनट इसमें लगा। इस तरह उन्होंने लेट्स सपोज कि अगर इतनी बात करी, अब पूरी स्पीच देना, तो वो आप जो कह रहे हैं वो एक अपनी जगह पॉइंट है, लेकिन छोटा मोटा जो पेप टॉक या बकअप करना इज नॉट अ स्पीच। ये मतलब थोड़ा बकअप करने, ये मकसद ही उनका ये था कि उनकी स्पीच से लोग लेंगे, कुछ हासिल करेंगे। अब क्या हासिल करेंगे रमीज राजा साहब से, वो प्लेयर ही जानते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट के पाकिस्तान में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अगर आप मोटिवेशनल स्पीच ही देना चाहते हैं, 2016 वर्ल्ड कप में इमरान खान साहब ने दी थी, इंडिया में जाकर पाकिस्तान टीम को दी थी उन्होंने, जो 2011 में हाँ। इमरान खान साहब वहाँ गए थे, तो इमरान खान साहब का वो स्ट्रेचर है। खैर, लेकिन इनके पास तो इतना बड़ा आइकॉनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर है मैथ्यू हेडन, हाँ, इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, और वो ऑस्ट्रेलिया की वो उस टीम का पार्ट है कि जिसने 10-10, 15-15 टेस्ट मैच सामने वाली टीमों को हराया। मतलब बहुत बड़ा आइकॉनिक नाम है, जो कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिया और उनको चलें, सही है। अभी मैं भी डिसीजन ये ले रहा हूँ कि यहाँ इस शो को वाइंड अप किया जाए, क्योंकि बात जो है ना वो बहुत आगे जा रही है। देखिए मैंने बात सही की, गलत की, मैंने अपने जो मैंने ठीक समझा वो कहा। रमीज राजा साहब, मैं नहीं समझता कि T20 क्रिकेट के इतने बड़े नाम हैं, बल्कि T20 क्रिकेट तो उन्होंने खेली नहीं है। खैर, यहाँ इस बात को समेटते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल एक दिन और कम हो जाएगा पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में, तो उस पर हम मज़ीद बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।